કેબિનેટ મંત્રી નવાબ મલિક વીટીવી પર લાઈવ મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાના કહેર વચ્ચે નવાબ મલિકનું નિવેદન। તો મહત્વની જાણકારી, મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ છે, જેને લઈને નિવેદન આપ્યું છે। સરકારની કામગીરી અને વિપક્ષના આક્ષેપો પર તેમણે સ્પષ્ટતા કરી છે। તો આજ અંગે વધુ જાણકારી માટે अपनी साथी जोड़ाया है एनसीपी कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब, मैं वीटीवी स्टूडियो से जयेश चौधरी बात कर रहा हूं। वीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि पूरे देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है, पूरा देश इसमें से पसार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में सामने आए। क्या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इसको काबू करने में फैल गई है? देखिए, ऐसा है, जब शुरुआती दौर में जब ये शुरू हुआ तब पूरे देश का जो भी नंबर था वो 60% महाराष्ट्र में था और 40% मुंबई में था। आज जिस तरह से नंबर सामने आ रहे हैं तो आज 30% महाराष्ट्र में है और पूरे देश का 12-13% जो नंबर है ये मुंबई से आता है। ये सच्चाई है जी। आंकड़े बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में हमें सफलता मिली है। मुंबई शहर में जो डबलिंग रेट आज देश में 16 दिन है, आज मुंबई शहर में डबलिंग रेट 25% हो गया। जो हमारे यहाँ पे हॉट स्पॉट बना हुआ था वो सारे हॉट स्पॉट में डबलिंग रेट 45 दिन पे चला गया है। जहाँ पे हर दिन वहाँ 100-200 केसेस निकलते थे, ऐसे जगह पे जो केस है वो 25-30 पे आ गया। तो कुल मिला के मुंबई का जो आंकड़े हैं वो फ्लैट है। आप ग्राफ देखेंगे पिछले 10 दिन में 1400, 1300, 1200, 1000 ऐसे फ्लैट ग्राफ चल रहा है। पहले 2000 से ऊपर केसेस आते थे। कहीं ना कहीं परिस्थिति को कंट्रोल करने में महाराष्ट्र सरकार कामयाब हुई है। निश्चित रूप से शुरू से आज तक गिने जाए तो आंकड़े बड़े हैं, और बड़े आंकड़ा होने का एक मुख्य कारण है दिल्ली और मुंबई शहर में जो विदेश से फ्लाइट आई थी, वो सारी फ्लाइटें जो 25 लाख लोग देश में आए, वो 25 लाख लोगों में कम से कम मुंबई में अकेले 15 लाख विदेश से यात्री आए थे। उनके कारण बड़े पैमाने पे इसका फैलाव हुआ था। तो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ज्यादा लोगों ने किया, निश्चित रूप से वहां पे आंकड़े ज्यादा है। चाहे दिल्ली का हो, अहमदाबाद का हो, इंटरनेशनल फ्लाइट से ही चीजें आई थी। नवाब साहब, मेरा सवाल यह भी है कि केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दूसरे जो आसपास के राज्य हैं वो अपनी बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार अपनी बॉर्डर क्यों सील नहीं कर रही है? देखिए, हमारे स्थिति नियंत्रण में है, ये आपको मानना पड़ेगा। जैसे किसी एक वार्ड का हम आंकड़ा लेते हैं तो उस वार्ड में मुंबई शहर में लोक संख्या 80,000 है। अगर उस 80,000 लोक संख्या में 4-5 केसेस आते हैं तो परिस्थिति बहुत भयंकर है, ये कहना उचित नहीं है। अब 3 महीने हो गए, शुरुआत में हम लोगों ने बॉर्डर सील किया। जो एमएचए की गाइडलाइन थी उसको पूरी तरह से हमने मानने का काम किया। एमएचए जो गाइडलाइन बनाती है केंद्र का गृह मंत्रालय, वो सारी गाइडलाइन को हम फॉलो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप देखोगे कि देश में जो आज आंकड़े हैं, जो मृत्यु दर अन्य राज्यों में है, हमारे यहाँ 3.2% मृत्यु दर है और मुंबई में तो 3% पे आ गया है। इन्फेक्टेड ज्यादा हो उसको आपके वश में नहीं, लेकिन मौतें ज्यादा ना हो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगता है मृत्यु दर कंट्रोल करने में हम बड़े पैमाने पे सफल हुए हैं। नवाब साहब, सत्ता पक्ष वाले तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोकल ट्रांसमिशन की शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए, आईसीएमआर से बड़ा कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता जी। आईसीएमआर ने कहा है कि कोई भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हम लोगों को जब आईसीएमआर की 2 बार विजिट हुई हमारे स्टेट में, हॉटस्पॉट का उन्होंने विजिट किया, उनका एस्टिमेशन था कि हम मई के आखिर तक 5.5 से 6 लाख पेशेंट मुंबई शहर में अकेले हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो 50-52 हजार के करीब आंकड़ा है। जो आईसीएमआर का एस्टिमेशन था उसको लेके हमने बड़े पैमाने पर परिस्थिति को कंट्रोल किया है। विपक्ष का काम है, अगर आईसीएमआर कहता है कि मुंबई मॉडल बेस्ट मॉडल है तो हमें लगता है विपक्ष क्या कहता है ये हमें देखने की जरूरत नहीं। जो गाइडलाइन आईसीएमआर की है उसको फॉलो करके आज पूरे शहर में जो भी बेड या हमने मेडिकल जो भी व्यवस्था निर्माण की, हमने जम्बो मेडिकल सेंटर्स निर्माण किए, एक स्टेडियम को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया, बीकेसी में 1000 बेड का हमने तैयार किया, और भी एनएसटी जहाँ पे वो एग्जीबिशन सेंटर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया।
रिचार्ड्स एंड क्रूडर्स की 2 फैक्ट्री बंद है, उनके बड़े बड़े शेड में 1800 बेड तैयार हो रहे हैं, 2 दिन में वो आ जाएगा। नवी मुंबई का कन्वेंशन सेंटर था, उसके अंदर हमने तैयारी कर दी। आज बेड को लेके कोई भी ऐसा नहीं कि बीमार हो जाए इलाज नहीं होगा। आज 30% बेड मुंबई में अकेले खाली है। आईसीयू की थोड़ी कमी थी, लेकिन आज भी आईसीयू में जगह है। आने वाले 2 दिन में 300 एडिशनल बेड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आईसीयू में हम कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है बीमारी से लड़ने में जो धीरे धीरे हमने अपनी परिस्थिति को बदला है, जो तैयारियां हमने की है, हमें लगता है देश में कहीं भी किसी शहर में या राज्य में नहीं है। मलिक साहब, सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में खास तौर पे बात की जाए तो मुंबई में लोकल ट्रेन पर सबसे ज्यादा लोग निर्भर कर रहे हैं, तो लोकल ट्रेन कब से शुरू होगी? देखिए, हमने तो केंद्र सरकार से पहले दिन से हमने कहा है कि एसेंशियल सर्विस के लिए आप अलाउ करो। आपको पता होगा कि मुंबई एक एमएमआर रीजन है। मुंबई शहर में जो एसेंशियल सर्विस देने वाले लोग हैं, जो वार्ड बॉय हैं, नर्सेज हैं, वो भी नाला सुपारा से, वसई से या बम्बई में दूर दूर से आती हैं। तो भी इस हॉस्पिटल में और भी विस्तार करना है, कोविड नॉन कोविड दोनों जगह सर्विस देनी है, तो लोकल ट्रेन एसेंशियल सर्विस के लिए कम से कम शुरू करना चाहिए। हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। सर, केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि जो सभी राज्य हैं अपने अंदर बदलाव के लिए, कुछ चेंजेस के लिए या कुछ जो भी कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर केंद्र सरकार पर क्यों आप निर्भर है? रेल चलाने की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है और रेलवे चलाना उनका ही निर्णय है, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन कम से कम लोकल ट्रेन पूरे शहर की एक लाइफलाइन है, लेकिन पूरी क्षमता से चलाई जाए हम मांग नहीं कर रहे। हम मांग कर रहे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज के काम करने वाले मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं, महानगर पालिका का वर्कर है या सरकारी नौकर है, ऐसे लोगों के लिए चलाना जरूरी है। क्योंकि बस पे हमने बीएसटी को विस्तार किया है, लेकिन बस में इतनी भीड़ बढ़ जा रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम होता है। तो हम रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से जो सरकारी नौकर है, हेल्थ वर्कर है, महानगर पालिका का वर्कर है, उन्हीं के लिए ट्रेन शुरू की जाए, कि हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार उसे अभी चालू करने के लिए तैयार नहीं है। सर, वर्तमान जो मौजूदा हालात है उसको लेकर सोशल मीडिया में भी ये चर्चा है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार लॉकडाउन होने जा रहा है, तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री ने कल ही ट्वीट करके साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं होगा। मिशन बिगन हमने शुरू किया, धीरे धीरे हम लोगों को रियायत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि कई राज्यों में लोगों ने मॉल खोलने की परमिशन दी है, हमने मॉल खोलने की परमिशन नहीं दी है। हमने रेस्टोरेंट को परमिशन नहीं दी है, होटल्स को परमिशन नहीं दी है, और धार्मिक स्थल को लेके भी केंद्र के होम डिपार्टमेंट ने खोलने की परमिशन दी है। कि महाराष्ट्र में हमने सारे धार्मिक उत्सव और धार्मिक स्थलों पे अभी भी पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। सर, मेरा सवाल ये भी है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर जो सारे वर्कर्स हैं वो अपने अपने घर चले गए हैं, तो महाराष्ट्र इंडस्ट्री पर इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, मेरे पास ही वो डिपार्टमेंट है, रोजगार स्वयं रोजगार स्किल डेवलपमेंट। तो हमने एक नया पोर्टल एक बड़े पैमाने पे हमने सारी उसकी जो डाटा हमारे पास है उसको इंडस्ट्री को प्रोवाइड करके, जो जहां जहां पे काम करना चाहता है या काम करने के लिए कोई तैयार है या लेने के लिए तैयार है, एक ब्रिज का काम सरकार करने का काम कर रही है। बेरोजगारी लोकल स्तर पे भी है, निश्चित रूप से लोग गए हैं, तो जो है उनके लिए भी एक अवसर मिलेगा। और जितनी जरूरत है, हम ये नहीं मानते कि आज पूरी क्षमता से कोई भी इंडस्ट्री चलने वाली है। जो भी डिमांड बेस्ड ही इकोनॉमी है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करके मार्केट में माल बिकना भी चाहिए। तो जो भी चाहे रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्रीज हो या जो भी बाकी इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं पूरी क्षमता से नहीं चल रही है या चलने वाली नहीं। एसेंशियल जो गुड्स के प्रोडक्शन है वो चल रहे हैं, पार्ले जी का प्रोडक्शन दुगना हो गया है, ये भी बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रिज का काम सरकार करेगी। जिनके पास काम नहीं और जिनको लोगों की जरूरत है, उसके लिए पूरी तरह से पोर्टल बना के पूरा हमारा डायरेक्टरेट जो है रोजगार विभाग का, वो पूरी तरह से एक्टिव हुआ है। हमने लोगों से अपील की है कि आप उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, और हम लोगों को एनालाइज करके जहां जहां लोगों को जरूरत है वो पूरा करने का काम करेंगे। और कुछ अभी जो महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में लोग गए थे, कहीं ना कहीं वो मुंबई थाना
एमएमआर रीजन में या पूना के इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो वापस होना शुरू हो गए। सर, मेरा सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार ये कहती है कि महाराष्ट्र सरकार है कोरोना की वर्तमान परिस्थिति में पूरी फैल गई है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है सरकार ने कभी इस तरह की कोई भी बात नहीं की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात महाराष्ट्र में करते हैं, लेकिन आईसीएमआर जो संस्था है वही पूरी चीजों को असेसमेंट करने का काम करती है। अगर आईसीएमआर ने काम पे समाधान व्यक्त किया है तो उससे ज्यादा किसी दल के सर्टिफिकेट को हमें जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम सवाल खड़ा करेंगे तो जो सत्ताधारी केंद्र का दल है उसके लिए जवाब देना मुश्किल है। जब पूरी दुनिया में डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया था, अगर उसी समय अंतरराष्ट्रीय विमानों को बंद कर दिया जाता, हमारे सारे अंतरराष्ट्रीय यात्री नहीं आते, हम पूरी तरह से हमारे एयरपोर्ट को सील कर देते, तो देश में लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब यात्री आ रहे थे तो हम केंद्र के पास लगातार गुहार कर रहे थे कि इनसे कोरोना फैल सकता है, तब केंद्र के मंत्री या केंद्र की सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। थर्मोमीटर चेक करके जाने दो, हाथ का निशान लगा दो जाने दो। जिस तरह से लचीला रवैया केंद्र की सरकार ने जनवरी के बाद से लिया मार्च तक, उसके कारण देश कोरोना ग्रस्त हुआ। अगर देश में अंतरराष्ट्रीय विमानों को बंद कर दिया जाता, कंबोडिया जैसा देश जो चाइना से लगा हुआ है उसने जनवरी 30 के बाद 27 जनवरी को सारी फ्लाइट रद्द कर दी, दुनिया से किसी को अंदर आने नहीं दिया। आज वहां एक भी केस नहीं। अगर हम पहले दिन से वही निर्णय ले लेते जनवरी में तो शायद देश में कोरोना नहीं आता। मलिक साहब, मेरा सवाल यह भी है कि गठबंधन की सरकार है, शिवसेना एनसीपी आप सबकी सरकार है महाराष्ट्र में, तो कुछ लोग कुछ बातें ये भी आ रही है कि कांग्रेस है वो सरकार के निर्णयों में साथ नहीं दे पा रही है। ऐसा मिली जुली सरकारों में इस तरह की कुछ बातें आती रहती है। हमें नहीं लगता कि तीनों दल के बीच में कोई बड़ी समस्या है। कोई एक विभाग में लेके कुछ बातें होती होंगी, लेकिन बैठ के उसे हल किया जाता है। तीनों दल एकजुट तरीके से सरकार चला रहे हैं। और मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी का रेटिंग आपने देखा कि देश में जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है उनकी रेटिंग अन्य राज्यों के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उससे अच्छी है। इसका मतलब लोग समाधानी है। सर, कई सारी हॉस्पिटल है महाराष्ट्र में, वहां से भी ये कुछ कंप्लेन आई कि कई तरह के दर्दी है उनकी प्रॉपर सारवार भी नहीं हो पा रही, तो क्या कम्युनिकेशन का कोई गैप रह गया है क्या? देखो, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने का काम किया गया। आज हमने एक नया निर्णय लिया, जो 4500 रुपया प्राइवेट लैब ले रहे थे हमने उसको 2200 रुपये पे मर्यादा कर दिया। घर जाके भी वो टेस्टिंग कर सकते हैं 2800 रुपये में जाकर। तो हमने टेस्टिंग पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड नॉन कोविड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हमने की है। राज्य सरकार ने कुछ बेड अपने अधीन लिए हैं, रेट फिक्स किया है कि इसी रेट में आप लोगों का इलाज करेंगे। उसके साथ साथ एक आपको बता दूं कि बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल, महानगर पालिका के अस्पताल के साथ साथ जो छोटे नर्सिंग होम है उसको भी हमने बहुत सारे नर्सिंग होम को कोविड नर्सिंग होम में कन्वर्ट किया, जिसमें लगभग 4000 बेड अवेलेबल हैं। उन नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। आज शहर में कोई भी पेशेंट ये नहीं कि सेंट्रलाइज पूरा हमारा जो कॉल सेंटर है उसी पे कॉल करे। 24 महानगर पालिका के विभाग है, वो विभाग में भी अलग कॉल सेंटर, वहां पे भी वॉर रूम हम लोगों ने तैयार किया है। अगर कोई फोन करता है तो 1 घंटे के भीतर एम्बुलेंस उसके दरवाजे पे पहुंचती है। जो भी रिपोर्ट हमारे पास आती है उसको फोन करके वो एडमिट है कि नहीं, घर पे है, वो सारी व्यवस्था, अगर उसकी गरीब आदमी है सरकारी अस्पताल में जाना चाहता है तो सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में जाना पसंद करता है उसे नर्सिंग होम में भेजते हैं, कोई बड़े अस्पतालों में जाना चाहता है वो चला जाता है। तो पूरी तरह से अस्पताल और सरकार और महानगर पालिका के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी टकराव नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कुछ अस्पताल वाले जो हमने रेट को नियंत्रित किया है उसको लेके वो थोड़ा सा उनकी नाराजगी है। लेकिन कोविड के पीरियड में अगर एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, तो अस्पतालों को भी चाहिए कि वाजिबी दर में वो इलाज करे। और जनता की अगर लूट होगी तो सरकार को नियंत्रित करना उसकी जिम्मेदारी है, जो हम कर रहे हैं। मलिक साहब, खासतौर पर धारावी की बात की जाए तो धारावी में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं,
तो स्थानिक प्रशासन वहां पर कैसे काम कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, धारावी का बहुत चर्चा हुई, लेकिन आज धारावी का डबलिंग रेट मैं आपको बता दूं वो 45 दिन है। शुरू में 3 दिन में डबल होता था, 4 दिन में डबल होता था, लेकिन आज उसकी डबलिंग रेट जो है वो 45 दिन है। पहले 100, 150, 200 पेशेंट रोज आते थे, आज वो आंकड़ा 30, 32, 35 पे आ गया। हमें लगता है परिस्थिति धारावी हो या अन्य वार्ड जो हॉटस्पॉट थे वहां नियंत्रित है और वहां से अभी पेशेंट कम आ रहे हैं। ये बात सच है कि पहले स्लम में से ज्यादा पेशेंट आते थे, अभी वो आंकड़ा स्लम और बड़ी इमारतों में रहने वालों का ये बराबर से है। लोगों से इतनी ही विनती है कि जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की, जो उसको पालन करने का काम करें। आम जनजीवन में जैसे रहते थे उस तरह से ना घूमे। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि जिस दिन हमने बैंड स्टैंड पे, मरीन ड्राइव पे, वर्ली में जब लोगों को चलने की परमिशन दी तो बड़े पैमाने पे लोग भीड़ वहां जुटा लिए थे। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा भीड़ करने से ही नुकसान होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इमारतों में, हाई राइज बिल्डिंग में कोरोना के केसेस निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इमारत के लोग उस सारे नियमों का पालन नहीं करें। हम आपके जरिए अपील करेंगे कि वो नियमों का पालन करें। मलिक साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि एक नई उम्मीद के साथ अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है, तो महाराष्ट्र सरकार और आपकी जो गठबंधन की सरकार है उसके पास अब क्या एक्शन प्लान है? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे 2 दिन में। 17 तारीख को सुना है, 16 तारीख को है, तो वो क्या आगे करना चाहते हैं, कैसे एमएचए की गाइडलाइन बनेगी। लेकिन जहां तक धार्मिक स्थलों का सवाल है, जब तक पूरी तरह से स्थिति नियंत्रित में नहीं आ जाती, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या सार्वजनिक जो राजनीतिक कार्यक्रम है या जो सामाजिक कार्यक्रम है, शादी ब्याह है, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का काम सरकार करेगी। लेकिन इकोनॉमी, जीवन में कोरोना भी रहेगा जब तक उसका वैक्सीनेशन नहीं आ सकता, तो कोरोना के साथ जीवन भी चलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सावधानी के साथ जीवन चलाया जाए, इस तरह के फैसले सरकार करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्રના કેબિનેટ મિનિસ્ટર નવાબ મલિક સાહેબ આપણી સાથે જોડાયા હતા। તમામ સવાલો કર્યા અને ખૂબ જ ચીવટપૂર્વક એમના દ્વારા જવાબ આપવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો। રોકાઈએ છીએ એક નાનકડા બ્રેક।